हमारे देश के अंदर चल रहा है ये प्रॉपर्टियों का सर्कल रेट और प्रॉपर्टी सर्कल रेट का गेम, और उसमें खुश होती पुरानी पीढ़ी और मायूस होती नई पीढ़ी। इस बात को मैंने इसलिए कहा मायूस होती नई पीढ़ी की वो लोग जिन्होंने पहले कुछ कम रेट पे घर खरीदा वो खुश हो जाते हैं कि मैंने घर खरीद लिया, पर वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि जो वर्तमान में इनकम है उस इनकम पे क्या नई प्रॉपर्टी मिल पाएगी, क्या हमारे बच्चे प्रॉपर्टी ले पाएंगे, क्या हम बच्चों के साथ हंसी खुशी से एक परिवार इतना बड़ा घर ले सकते हैं कि हम एक परिवार में रह सकें। ये सवाल इस देश के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कंट्री है ये अदर कंट्रियों की तरह नहीं है। यहाँ मियाँ बीवी मतलब परिवार नहीं होता कि मियाँ बीवी हैं, बच्चे हुए तो चर्च में डाल दिए वहाँ पे पढ़ेंगे। ये एक अलग टाइप का समाज है। यहाँ दादा दादी नाती पोता बेटा बहू सब साथ में रहते हैं, कई पीढ़ियों तक लोग साथ में रहते हैं, कम से कम 3 पीढ़ियाँ तो एक साथ रहती हैं, ये बात तो निश्चित है। उसी तरीके के रिश्तेदार होते हैं। बाकी कंट्रीज़ में है कि जो भी है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक काम किए, शनिवार संडे दारू पिए और दोबारा सोमवार से काम पे लग गए। पर हमारी कंट्री अलग टाइप की है। हमारे यहाँ जब शाम को टाइम मिलता है, जब भी हफ्ते में टाइम मिलता है तो हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं, गाँव वाले के पास जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर्कल रेट की वजह से, ये सर्कल रेट का गेम सबसे पहले इस देश के अंदर अगर किसी ने शुरू किया था तो वो डलहौजी चाचा थे। डलहौजी चाचा जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने यहाँ के राजाओं को यही बात सिखाया कि आप एक काम करिए कि आप जो लगान लेते हैं उस लगान से आप प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको दीवानी राइट दे दीजिए। तो दीवानी राइट अगर आप हमको दे देते हैं तो हम आपके राज्य के अंदर रोडें बनाएंगे, हम आपके राज्य के अंदर स्कूल बनाएंगे, आपके राज्य के अंदर अस्पताल बनाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से राजा रहिए और जो भी रहेगा हम आपको साल का पैसा देते रहेंगे। और इस गेम में यहाँ के कुछ शासक फंस गए क्योंकि 100% हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। 40 रियासतें थी उनकी, कुछ उनका अनुबंध ले करके 100-125 के करीब का गेम था। तो इस गेम में जो लोग फंस गए वो बर्बाद कैसे हुए? जिन जगहों पर उन्होंने राइट अपने नाम पे एक बार लीगली ट्रांसफ़र करा लिया वहाँ पर उन्होंने गांव में पंचायत करना चालू किया। डलहौजी चाचा जाते थे, अपना एक चौपाल लगाते थे, गांव के लोगों को बुला लेते थे। सपोज़ करो उस टाइम पे अगर राजा किसी ज़मीन की कीमत 1 रुपये डिसाइड करता था कि भाई ये ज़मीन 1 रुपये बिघे की है। अब 1 रुपये की ज़मीन को डलहौजी चाचा बोलते थे कि ये ज़मीन जब राजा साहब देखते थे तब 1 रुपये की थी, अब आज से इस ज़मीन की कीमत 10 रुपये और इस ज़मीन का लगान 1 रुपया है। उसके पहले क्या होता था कि 1 पैसा ज़मीन का लगान होता था और 1 रुपया उसकी वैल्यूएशन होती थी। अब जिस ज़मीन का वैल्यूएशन ही सीधे 1 रुपया से 10 रुपया हो गया और उसका लगान 1 रुपया हो गया और उसकी पैदावार अगर 2 पैसे 5 पैसे की है तो फिर इंसान किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखेगा। और यहाँ से शुरू हुआ अर्थतंत्र का गेम इस देश के अंदर। इस बात को समझिए, इसके पहले शासक द्वारा ज़मीनें बराबर रूप से सभी को दी गई, सभी वर्गों के पास ज़मीनें हुआ करती थी। पर जो ज़मीनों का गेम चला, जो कुछ समाज भूमिहीन हो गए वो इसी गेम के कारण हुए, ज़मीनों के सर्कल रेट के गेम के कारण। और इस गेम को शुरू करने वाला, जो इस गेम से बेनिफिट निकालने वाला व्यक्ति था, शुरू करने वाला तो नहीं बोलेंगे, उसके पहले से ही चालू था ये, पर उसको सही तरीके से लागू करना और पूरे देश का जो बैंड बजाने का काम किया वो डलहौजी ने किया। डलहौजी ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस खेल में। उसने सबसे बड़ा खेल यही किया कि जो ज़मीनें बहुत सारे लोगों के पास थी, जहाँ से उसको लगान वसूलने का प्रॉब्लम था, बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम था, जिन शासकों को उसने बेवकूफ़ बना के जिनसे उसने राइट ले लिया, उन जगह से उन्होंने ज़मीनों को छीना नहीं। मतलब एक तरीके से ऐसा हुआ कि उन्होंने छीना भी नहीं और आप सरेंडर कर गए। अब सपोज़ करो किसी भी चीज़ से आपको 2 पैसे की इनकम होती है तो आप 1 रुपये उसका लगान कैसे दोगे? स्वाभाविक सी बात है, आप सरेंडर कर दोगे, वो प्रॉपर्टी आप छोड़ दोगे। आज हम इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं? आज इतने सालों के बाद उस एक ऐसे इंसान का नाम जो एक अपराधी के तौर पे इस राष्ट्र में रहा, जिसके नाम से बहुत सारे अपराध दर्ज हैं, हत्या, लूट, गांव में आगजनी और भी जो अनैतिक अपराध हैं वो भी उस बराबर उसने अंजाम दिया इस धरती के ऊपर। फिर भी हम उसका नाम क्यों ले रहे हैं? उसका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आज एक दौर फिर चल पड़ा है सर्कल रेट का। एक नया फैशन आ गया है सर्कल रेट का। अब ये सर्कल रेट कौन बढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के जो मूल निवासी हैं, जिस भी स्टेट के मूल निवासी हैं, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का रेट 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल में डबल कर दें। पर प्रॉपर्टियों का रेट डबल हो रहा है, तो वो रेट कहाँ से हो रहा है? मतलब कोई ना कोई आर्थिक माफिया है जो इस खेल में काम कर रहा है। और ये रेट बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हमने संपत्ति को सत्ता के अंडर में क्यों रखा।
संपत्ति पर मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार संपत्ति के ऊपर नहीं है। संपत्ति पे जो अधिकार है वो सरकारों का है। तो संपत्ति पे सरकार का अधिकार है, तो इस राष्ट्र के अंदर पब्लिक के इनकम से ज़्यादा संपत्ति का रेट कैसे हो सकता है? क्योंकि राष्ट्र जनता का है। जनता के रहने के लिए अगर हम इसका जो वैल्यूएशन है, जो रेट है, अगर पब्लिक की हैसियत से ज़्यादा कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी की सारी संपत्ति 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी बड़े आर्थिक माफिया के हाथ में चली जाएगी। क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बैंकों से पैसा लगाएगा, बैंकों से पैसा लगा के आपको लोन देगा। पहले बोलेगा कि आपको सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूँ, फिर वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, कुछ भी करेगा, वो आपकी बैंड बजा करके छोड़ेगा और इस कंडीशन पे ला देगा कि आज नहीं कल आपको देना। और ये महंगाई बढ़ती ही जाएगी। बढ़ती कैसे जाएगी? अगर एक बार आप बैंकिंग के खेल में फंस गए तो बैंकों का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो अगर बैंकों के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी का सर्कल रेट नहीं बढ़ा तो बैंक डूब जाएंगे। तो बैंकों को बचाए रखने के लिए प्रॉपर्टी का सर्कल रेट बढ़ना कंपलसरी है। कम से कम 10% रेट, सर्कल रेट प्रॉपर्टी का बढ़ने ही वाला है। 10 साल में वो डबल होने वाला है। अगर उसके पहले उन्होंने डबल नहीं कर दिया तो। पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उतने दिन में इनकम भी डबल हो रही है क्या? क्योंकि ये जो पूरा सत्ता बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, ये एक सोशल सिस्टम को बनाया गया है जिसके माध्यम से समाज के सभी लोग सम्मानजनक तरीके से अपने परिवार के साथ जी सकें। पर इस खेल में परिवार, बच्चे, जीवन, परंपराएं सब पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि जब इनकम के हिसाब से संपत्ति का रेट ज़्यादा होगा तो हमारा उद्देश्य घर बनाना हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, एक राष्ट्र जिसके अंदर परिवार होता है, जिसके अंदर रिश्तेदारियां होती हैं, लोगों के ऊपर रिश्तेदारियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस राष्ट्र के अंदर अगर हम एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि घर बनाना लोगों का सपना हो जाए, तो अगर किसी भी व्यक्ति का सपना घर बनाना है तो उसका बाकी का जीवन तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर वो घर बनाने के लिए ही सारी संपत्ति लगा देगा, अपने इनकम का अगर 50% पैसा वो बैंक EMI में चुका रहा है तो फिर उसका जीवन कहीं बचा ही नहीं, उसका जीवन जीरो हो जाएगा। क्योंकि उस 50% को मेंटेन करने के लिए उसको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सब लोग कहीं रिश्तेदारी में जाना है उसको, अब वो जाएगा तो उसका इनकम खर्च होगा। पर अगर वो 50% इधर भर नहीं रहा है बैंक के अंदर EMI के रूप में, तो बैंक तो नोटिस भेज देगा। वो थोड़ी नहीं समझता कि आपका सोशल सिस्टम क्या है, तो वो पीछे छूट जाएगा। मतलब वो जीवन से पीछे छूट जाएगा। वो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि आदमी सिर्फ बैंक के लिए काम कर रहा है। मतलब वो कमा रहा है, कहने के लिए घर उसके पास है, कहने के लिए गाड़ी है उसके पास, कहने के लिए सारी सुविधाएं हैं, पर वो कर क्या रहा है? वो सारी ज़िंदगी सिर्फ बैंक के लिए कमा रहा है। मतलब वो कमा रहा है, बैंक को दे रहा है, कमा रहा है, बैंक को दे रहा है। बैंकर बैठ के खा रहा है। बैंकर अपने घर में बैठा हुआ है, उसने एक ब्रेन लगाया, पैसा डाला और उसने पूरे खेल को इस तरीके से डिसाइड किया कि हर आदमी कमा करके सिर्फ बैंकर को पैसा दे रहा है। मतलब एक कोई इतना बड़ा अर्थतंत्र देश के अंदर खड़ा हो गया है जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के सामने वो दिख नहीं रहा है, पर वो लोगों के जीवन को निगल रहा है। सवाल जीवन तक होता तो चलता था, अब वो सभ्यताओं को निगल रहा है। अगर हमारे रिश्ते नहीं होंगे, अगर हमारे व्यवहार नहीं होंगे, हमारे सामाजिक सौहार्द नहीं होंगे, तो कुछ दिन में हमारी स्थिति दरबे के कबूतर जैसी हो जाएगी। आज नहीं है, एक पीढ़ी बाद हो जाएगी, एक पीढ़ी तक वो चीज़ चलेगी, पर अगली पीढ़ी जब आएगी तो अगली पीढ़ी में वो ऑटोमेटिक दरबे के कबूतर जैसे हो जाएंगे। फिर उनको लूटना, उनके ऊपर कोई भी कानून लागू करना, उनको किसी भी तरीके से इस तरीके से आर्थिक माफिया द्वारा उनका शोषण किया जाना अब की अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा आसान होगा। तो ये हमारा अनुरोध भी है और ये ज़रूरी भी है कि इस राष्ट्र की सभ्यता बनी रहे। इसलिए ये सर्कल रेट के गेम से इस राष्ट्र को बाहर निकाला जाए। जो संपत्तियों का रेट है वो सुनिश्चित किया जाए। संपत्तियों का रेट लेबर लॉ को मैच करके ही किया जाए, क्योंकि किसी भी देश के अंदर किसी व्यक्ति की ये मूलभूत ज़रूरत है कि उसके पास घर हो। जंगल में रहने वाले जानवर के पास भी घर होता है, जंगल में रहने वाले परिंदे के पास भी पेड़ के ऊपर घोंसला होता है। ये एक मूलभूत ज़रूरत है, उसके लिए वो पूरा जीवन नहीं लगाता। कोई जीव 20 साल लगा करके, क्योंकि 20 साल का ये पूरा जीवन होता है, 20 साल लगा करके सिर्फ घर नहीं बनाना चाहिए। ये एक विकट परिस्थिति है इस राष्ट्र के, इस कल्चर के लिए विकट हो सकता है। किसी राष्ट्र में इस बात चल जाए, इसी सभ्यता में ये बात चल जाए, पर इस सभ्यता के अंदर ये विकट परिस्थिति है कि इस समाज में पैदा हुआ आदमी 20 साल तक एक घर का लोन भर के और उस घर को क्रिएट करे। घर एक मूलभूत ज़रूरत है, घर एक न्यूनतम चीज़ है कि अगर घर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ, घर नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, घर नहीं होगा तो परिवार ही नहीं होगा। तो घर मतलब कि लेबर लॉ में व्यक्ति की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो घर अपने स्थिति के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल की कमाई से ले ले, क्योंकि इंसान का जीवन 15 से 20 सालों का होता है। बीच में जो 15 से 20 सालों का उसके पास जीवन का गैप होता है, यही जीवन होता है।
बाकी टाइम सिर्फ वो चलता रहता है, दूसरों के लिए चलता रहता है, उसका अपना जीवन नहीं होता। तो व्यक्ति का जीवन रहे, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है उसको उस क्षेत्र के लोगों के इनकम के हिसाब से डिसाइड किया जाए। इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि लेबर लॉ के हिसाब से लोगों की इनकम क्या है, प्रैक्टिकल में लोगों की इनकम क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लेबर लॉ में लोगों की इनकम ज़्यादा दिखती है पर प्रैक्टिकल में लोगों के पास इनकम नहीं होती है। प्रैक्टिकल इनकम और लेबर लॉ के इनकम में ज़मीन आसमान का गैप होता है। तो इस बात को गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारी लॉ कमेटियाँ हैं वो इस बात पे ध्यान दें, वो इस बात को लेकर के प्रस्ताव दें। जो सामाजिक संगठन है वो भी लॉ कमेटी को इस बारे में लिख करके अवगत कराएं कि समाज में क्या घटित हो रहा है और उसका प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो गेम चल रहा है इससे हमारे सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम जो हैं अपने समाज की वजह से हैं। हमारा जो मनोदशा है, जो हमारी सोच है वो हमारे समाज की वजह से। अगर हमारा सोसाइटी नहीं रहेगा तो ये निश्चित है कि कल को हम भी न रहें, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर कोई भी ताकतवर आर्थिक इंसान हावी हुआ तो आर्थिक इंसान जिसने पैसा लगाया है और जो पैसा लगा के पैसे के गेम से हावी है उसको किसी बात से मतलब नहीं होता। उसको ना कल्चर से मतलब है, ना सोसाइटी से मतलब है, ना प्रॉपर्टी से मतलब है, ना किसी के जीवन से मतलब है, ना मरण से मतलब है। उसको एक बात से मतलब है कि उसके पैसे के सामने कितना जीरो लग रहा है। वो सिर्फ जीरो देखता रहेगा, गिन भले ना पाए पर वो जीरो देखता रहेगा। पर इस गेम में एक समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस देश के अंदर जानवरों को बचाने के लिए कानून है, जिस देश में जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए कानून है, जिस देश के अंदर जानवरों की नस्लों को बचाने का कानून है, क्या वो देश अपनी सभ्यताओं को बचाने के लिए कानून नहीं बनाएगा? क्या वो अपने कल्चर को बचाने के लिए कानून नहीं बनाएगा? तो इस चीज़ में हमारा अनुरोध है कि हमारे जितने भी सदन में जाने वाले प्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को उठाएँ। हमारे सामाजिक संगठन भी इस बात को, जो भी प्रस्ताव कमेटियां हैं उनके अंदर लिख करके दें। और जो हमारा सदन है वो खुद भी सो मोटो ले कि अब वो वक्त आ गया कि इस चीज़ पर रोक लगा दिया जाए। ये बढ़ता हुआ अंधाधुंध सर्कल रेट प्रॉपरली रोक दिया जाए और ये कोशिश किया जाए कि ये डाउन हो, इससे ऊपर न जाए।